हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सीएमए फाइनल के एसएफएम के हमारा जो एमक्यूपी पीटीपी का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसको हम अब एक और नए वीडियो के साथ अपडेट करने जा रहे हैं। मैंने आप सभी को दिसंबर 25 में जब ये प्लेलिस्ट क्रिएट हुई थी तब कहा था दैट वी विल कंटिन्यूअसली अपडेट दिस प्लेलिस्ट, एंड इसी कड़ी में आगे बढ़ गए हैं क्योंकि अब जून 26 के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऐसे में आई एम एडिंग वन मोर न्यू वीडियो टू एवरी वीडियोज दैट यू ऑलरेडी हैव। आज हम कर रहे हैं रिस्की प्रपोजल्स के कुछ क्वेश्चंस को ऐड यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे रिस्की प्रपोजल के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे थर्ड वीडियो के तौर पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, और आपको ये तीसरा वीडियो भी देखना है टू इंश्योर दैट यू हैव अ ग्रेट कवरेज ऑफ ऑल द एमक्यूपीज एंड पीटीपीज फॉर 2022 सिलेबस। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं दैट ऑल दीज वीडियोस आर एक्सट्रीमली रेलिवेंट नॉट जस्ट फॉर दिस टर्म। इनफैक्ट जब सिलेबस बदल भी जाएगा 2022 के बाद 26 का भी जब सिलेबस आ जाएगा तो भी ये सारे वीडियोस रेलिवेंट रहेंगे। ये प्लेलिस्ट हमने इमॉर्टल बनाने की चेष्टा करी है, यानी कि आपके लिए हमेशा काम की बनाने की सोची है। तो obviously all of this is going to be extremely useful. So without any further ado, let's get started with our third video. Let's get started. आ जाइए प्लीज। पहला क्वेश्चन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट की प्रपोजल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके ऊपर मैंने इजी लिख रखा है, करेक्ट। एंड जिनके भी पास में ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन बैंक है उन सबको पता है दैट क्वेश्चन बैंक क्लिकेबल है हमारी। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे आपको कोई भी वीडियो का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बोल रहा हूं मैं, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के नाम है एक्स एंड वाई। दोनों में जो आउटफ्लो रिक्वायर्ड है या आउटले रिक्वायर्ड है वो है 3,40,000 एंड 3,30,000। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच अपने को लगाना है, एंड जिसके लिए अपने को बोला है दैट द करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10%। सो बेसिकली द रिस्क फ्री रेट इज रिपोर्टेड टू बी 10%। हम सभी को पता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच को बनाने के लिए जो अनसर्टेन कैश फ्लोज होते हैं उनको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो सर्टेन कैश फ्लोज बन जाते हैं, एंड सर्टेन कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है एट ए रिस्क फ्री रेट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर एनपीवी। दिस इज द ओवरऑल सिस्टम एंड मेथोडोलॉजी ऑफ सीई अप्रोच। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। आपके पास दो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स में आपको कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं और उसके साथ में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स भी हैं। क्या करना है सर? बहुत सिंपल है, आप अपने कैश फ्लोज को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सर्टेन कैश फ्लोज। सर्टेन कैश फ्लोज को आपको फिर पीवी करना है यूजिंग रिस्क फ्री रेट विच इज 10% गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 10% की पीवी करने के लिए ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के जो पीवी फैक्टर्स है वो भी दिए हुए हैं। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। किसी का भी ये बात में सुन नहीं सकते अपने कि सर मेरा तो थोड़ा डेसिमल में इधर उधर आया, सर मेरा तो राउंडिंग में इधर उधर आया। नहीं चलेगा। दे हैव गिवन यू द राउंड, दे हैव गिवन यू द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, वही यूज करने पड़ेंगे। सवाल में पहला सवाल यही है कि भाई दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। इसका प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं, ऑब्वियसली वो फॉलो होगा, एनपीवी कैलकुलेट होगा, जिसका एनपीवी ज्यादा वो प्रोजेक्ट बेटर हो गया। दूसरा केस अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम RADR यूज कर रहे होते, सीई अप्रोच के साथ RADR भी पढ़ाया जाता है, सो RADR इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, तो उस केस में कौन से अप्रोच में हायर RADR यूज होता? द आंसर इज प्रीटी सिंपल भाई, जिस अप्रोच में तुम्हारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट छोटा है, यानी कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंस कम है, वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई सर्टेनिटी इक्विवेलेंस ये प्रोजेक्ट करता है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ योर कैश फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज सर्टेन। अगर ₹1,00,000 तुम्हारा कैश फ्लो और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है 0.5, तो यही बोला जाएगा कि भाई 1,00,000 के कैश फ्लो में सर्टेन से 50,000 है, बाकी 50,000 अनसर्टेन है। तो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जितना छोटा होगा उतना आपका प्रोजेक्ट रिस्की होगा, अनसर्टेन होगा, और अनसर्टेन होगा तो उसी के लिए सबसे ज्यादा RADR भी यूज होगा। अब इस सवाल का जवाब तो यार देख के डायरेक्टली दिया जा सकता है। यू कैन क्लियरली सी दैट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स फॉर प्रोजेक्ट एक्स आर कंपैरेटिवली लोअर देन वाई। कैसे? आप पहला ही सर्टेनिटी इक्विवेलेंट देख सकते हैं, 0.9 वर्सेस 0.8, कौन छोटा? सर प्रोजेक्ट एक्स वाला छोटा। दूसरे वाले में 0.8 वर्सेस 0.7, अगेन कौन छोटा? एक्स वाला छोटा। फिर 0.5 वर्सेस 0.7, अगेन कौन छोटा? सर एक्स वाला छोटा। यानी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स आर smaller for project X, and hence project X is considered more uncertain, and because of more uncertainty higher RADR will be applied to it. Solution इसका क्या? मैं
मतलब ऑलमोस्ट ओरली ही सॉल्व कर दिया। तो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजी है, क्या है, वो आपको समझ में आई क्या। हालांकि सॉल्यूशन भी आपके सामने पूरा का पूरा ये रहा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रोसेस पूरा समझा दे रहा हूं। दैट आई हैव टेकन द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थे। फिर हमारे पास कैश फ्लोज थे। कैश फ्लोज को हमने सबसे पहले सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया है। यू कैन सी द वर्क हियर। 1,80,000 into 0.8 gives you 1,44,000. 2 lakh into 0.7 gives you 1,40,000. 2 lakh into 0.5 gives you 1 lakh rupees. तो आपके पास यहाँ पे सर्टेन कैश फ्लोज आ गए। इन सर्टेन कैश फ्लोज को मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे उसका टोटल आया। इसमें से हमने माइनस कर दिया जो भी इसका इनिशियल आउटले था, जो कि था 3,40,000। भाई साहब ये तो नेगेटिव में आ गया वैल्यू, तो नेगेटिव आ गया तो जाहिर सी बात है ये तो एक्सेप्ट होएगा ही नहीं। प्रोजेक्ट वाई की बात अगर हम करें तो प्रोजेक्ट वाई में भी सेम काम किया। कैश फ्लो था, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज तक पहुंचे। सर्टेन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर एनपीवी व्हिच हैपेंस टू बी पॉजिटिव। कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है सर? प्रोजेक्ट वाई डेफिनेटली बेटर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोजेक्ट वाई इज टू बी एक्सेप्टेड। फिर आरएटीआर के लिए भी कहा है कि एक्स का आरएटीआर हायर होगा क्योंकि उसके सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स क्या है? लोअर है। सो देखा जाए तो सवाल इसके साथ कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा तो उठ के नाचेंगे भाई, मजा आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए प्लीज। साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स जिसके लिए इन्वेस्टमेंट आउटले है 5 लाख रुपीस का एंड दोनों की लाइफ 5 इयर्स मानी जा रही है। 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं हमारे पास में जिनमें इनके एनुअल कैश फ्लोज एंड प्रोबेबिलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड। तो पहला तो ये सवाल 5 लाख रुपए के आउटफ्लो से शुरू हो रहा है। दोनों प्रोजेक्ट में सेम है, दोनों की लाइफ भी 5 साल है और दोनों में प्रोबेबिलिटीज के साथ कैश फ्लोज मेंशन्ड है। आपको बोला है अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, रेकमेंड विच प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड एंड डिस्कस योर आंसर विद अप्रोप्रिएट वर्किंग्स। वेल, इसमें आपको डिस्काउंटिंग वगैरह कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आपको जो कैश फ्लोज का ये टेबल दिया हुआ है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोलना सही रहेगा, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। तो इस टेबल को हम कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहले आप अपने कैश फ्लोज का जो मीन है और जो एसडी है वो कैलकुलेट कर लो। मीन और एसडी कैलकुलेट करके आप सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हो। सीवी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है एसडी बाई मीन। तो ये आप पहले कैलकुलेट करके देख लो, मेरे ख्याल से इसी से आपको जवाब मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी तरह का डिस्काउंटिंग करने का दरकार नहीं है, एनपीवी कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट ए के लिए यहाँ पे कंप्यूटेशन करना शुरू किया है फॉर मीन एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। यू कैन सी सिचुएशंस यहाँ मेंशन करी, प्रोबेबिलिटीज मेंशन करी, कैश फ्लोज मेंशन किया। फिर कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके, बाय द वे कैश फ्लोज को हमने नाम दिया है ए, ठीक है, ए की डेटा सेट बनाया है इसको। अब प्रोबेबिलिटी और कैश फ्लोज को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में जोड़ेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर मीन या फिर एवरेज कैश फ्लो जो कि आ रहा है 4 लाख। ये सेम चीज बी के लिए भी 4 लाख ही आ रहा है, तो आपका मीन दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे मीन को देख करके आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। पहला तो क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन यही है। अब अपने को जाहिर सी बात है एक स्टेप आगे जाना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है पी आई ब्रैकेट में ए आई माइनस ए मीन होल स्क्वायर। इससे वेरिएंस आएगा, इसका टोटल करने के बाद आएगा वेरिएंस, उसका अंडर रूट करके आप पहुंच सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। सवाल में जो अतरंगी है वो यही है कि मेरे को लास्ट कॉलम को लैक्स के कॉलम्स में ट्रांसफर करना पड़ा है। सो आई हैव टेकन ओनली द लास्ट कॉलम इन लैक्स, बाद बाकी कोई भी कॉलम लैक्स में नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये 2,40,000 जो आया है ये लैक्स में है। सो टेक्निकली द वैल्यू इज 2,40,00,000 2.4 लैक्स, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन करके हम यहाँ एसडी पे पहुंचे हैं। इस सवाल में गलती सिर्फ इसी वजह से होती है कि बच्चे राउंडिंग ऑफ कर देते हैं या फिर लैक्स में वैल्यू लेते हैं, तो फिर गड़बड़ रिजल्ट आता है। क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, गो विद द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वैल्यूज, बट जब आप वेरिएंस के कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट्स लैक्स में ले लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपके लिए लिखना आसान हो जाए। और वैसे अगर आप जीरोस लिखने में माहिर हैं तो आप जीरोस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लैक्स नहीं लिखता तो मैं यहाँ 000 इतने लिखता, ठीक है, ये इतने एक्स्ट्रा जीरोस लिखता, ये नीचे वाले में भी इतने एक्स्ट्रा जीरोस लिखता। तो अगर आपको इतने एक्स्ट्रा जीरोस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सवाल आपके लिए,
ठीक है। सो ये यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1,54,919 फॉर प्रोजेक्ट ए। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए भी आएगा। आप देख सकते हैं कैश फ्लोज दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, हमने यहाँ पे मीन निकाला, मीन सेम आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आएगा 60,000 लैक्स का अंडर रूट, जो कि आ रहा है ओनली 77,460। अब यहां पे आप चाहें तो सीवी कैलकुलेट करके जो सीवी लोअर आए उसको बेटर प्रोजेक्ट बता सकते हैं। हालांकि मैं वो भी नहीं करने वाला, उसका रीजन ये है कि भाई दोनों का मीन तो सेम है। व्हेन द मीन ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स आर सेम, तो उस केस में आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ नजर डालिए, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है वो प्रोजेक्ट बेटर है। तो ये चीज हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करी, प्रोजेक्ट बी इज बेटर बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर देन द प्रोजेक्ट ए। आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। मेरे हिसाब से इस तरह के सवालों का एग्जाम में आने के चांसेस ऑब्वियसली रहते हैं। ये हालांकि कब आया हुआ है, ये आया हुआ है एमक्यूपी दिसंबर 25 में, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बट इस तरह के सवाल आए हुए हैं एग्जाम से पहले, एंड दिस इज इजी। आई नो दिस इज वेरी इजी। बात बाकी आप कैसे इसको जज करते हैं ये आपके ऊपर है, मैं छोड़ूंगा आपके ऊपर में, बट मेरे हिसाब से इजी है। आखिर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। ये दिसंबर 25 के एग्जाम में आया था। अब जून 26 वालों, ऑब्वियसली आपके लिए तो आएगा नहीं, पर मैं तो ये जून 26 के लिए तो बना नहीं रहा है, मेकिंग दिस फॉर इवन फ्यूचर टर्म्स एज वेल। सो कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता, पर ये एग्जाम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। सवाल पढ़ना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा इस सवाल के लिए, तो थोड़ा ध्यान दे देना। Aeron Limited is evaluating two mutually exclusive projects A and B. तो A और B mutually exclusive है, यानी A select हुआ तो B नहीं होगा, B हुआ तो A नहीं होगा। Each require an investment of 25 lakhs. Project A is expected to generate annual cash flow of 7 lakh in pessimistic case, 9 lakh 50,000 is in most likely case and 12 lakh in optimistic case. So basically आपका investment 25 lakhs है, और जब कमाने की बात आएगी तो आप 7 लाख, 9.5 लाख या 12 लाख में से कुछ भी कमा सकते हैं। The probabilities are also given for this. तो देखा जाए तो ये जो टेबल फॉर्म में हो सकता था, इस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ फॉर्म में ठूसा गया है ताकि आपका दिमाग एग्जाम में खराब हो जाए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दिस वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, हम इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिपोर्ट कर दिया आपको। आई एम श्योर कि ये कैलकुलेट करने पे कुछ और आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इन्होंने जो बोला है वो मान लेना, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज इनफ्लोज आर ऑल्सो गिवन, जो कि है 1,80,000 रुपीज। चलो ठीक है, अब अपने आते हैं बी के केस में। बी के केस में अपने को बोला है कि एनुअल कैश फ्लो आपका 5 लाख, 10 लाख और 14 लाख में से कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 14 लाख कुछ भी हो सकता है। उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लोज आर आल्सो रिपोर्टेड। तो देखा जाए तो ए और बी दोनों के लिए सेम इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। फॉर बेंचमार्किंग पर्पस द इंडस्ट्री हैज 3 कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई एंड प्रोजेक्ट जेड, जिनके आपको एक्सपेक्टेड इनफ्लोज प्लस देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। तो ये इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं 3 प्रोजेक्ट एक्स, वाई और जेड। तो इनसे क्या होगा, इनसे आप सीवी निकालेंगे जो कि एवरेज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स होगा। तो पहला काम आपका क्या होगा, आप प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी, ये 3 एक टेबल में बना लीजिए। सीवी का फॉर्मूला जिसको नहीं याद आ रहा है मैं याद करा दूं, इट इज एस डी बाई मीन। तो आप वो कैलकुलेट कीजिए, आपके पास सीवी की वैल्यू आएगी, वो सीवी तीनों की अलग अलग आएगी, फिर तीनों का एवरेज कर देना। सो योर इंडस्ट्री बेंचमार्क सीवी विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द 3 सीवीज दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग फॉर प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड। फिर क्या करना सर, फिर अपनी बेंचमार्क सीवी को अपने जो ये प्रोजेक्ट ए और बी हैं इनके सीवी से कंपेयर करना है। जिसका सीवी इंडस्ट्री के सीवी से कम होगा वो प्रोजेक्ट बेटर होगा। कहानी सिंपल है, बनेगा कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बोला है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालो फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी। वेल कैश फ्लोज आर गिवन एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। तो बस प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है 975 एंड 970 रेस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। पहला काम हुआ। दूसरा बोलता है सीवी निकाल करके दो ए एंड बी का। वेल स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलरेडी रिपोर्टेड, कोई मेहनत नहीं करनी, एस डी बाई मीन कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। 180 एंड 250 ये स्टैंडर्ड डेविएशंस रिपोर्टेड थे, मीन हमने कैलकुलेट किया 975 एंड 970, तो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आ गए हैं। फिर हमने इंडस्ट्री का, तीसरे क्वेश्चन में अपने को बोला इंडस्ट्री का बताओ तुम्हारा सीवी क्या है। तो प्रोजेक्ट एक्स, वाई और जेड तीनों के केस में सीवी निकालना होगा, तीनों का एवरेज करना होगा, हमने वही किया है। ये रहे इनके मीन, ये रहे इनके एसडीज, एसडी बाई मीन करके हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर डाली फॉर इट सीवी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एवरेज करके इंडस्ट्री की सीवी निकाल ली विच इज 0.2067, दैट इज माई इंडस्ट्री एवरेज सीवी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है भाई, अपने वो बोलता है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो भाई जिस प्रोजेक्ट का सीवी लोअर होगा देन द इंडस्ट्री एवरेज वो बेटर होगा। तो मैं आपको बता दूं 0.20 से कम
एक्स का सीवी है वो 0.1846 है वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 0.2067। नेचुरली वी नो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए के लिए लिखा है इट इज बेटर बिकॉज इट सीवी इज लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज बेंचमार्क। डन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो डन। दिस वॉज एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ December 25 पेपर एंड आई होप ये सवाल आपको इजी लगा होगा। रिस्की प्रपोजल्स एनीवेज बहुत इजी चैप्टर है, इसमें जो सवालों का स्तर है वो आपको दिख जाता है, बन जाते हैं आमतौर पे एग्जाम में। तो आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। ये वीडियो इतना ही है, और भी वीडियोस अपडेट होंगे जैसे जैसे और फर्दर टर्म्स होते जाएंगे। तो बस स्टे ट्यून्ड एंड इस प्लेलिस्ट को फुल एंजॉय कीजिए। अपने हमेशा दोस्तों के साथ शेयर करके रखिए इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये प्लेलिस्ट विल एंश्योर दैट यू हैव एक्सट्रीमली ग्रेट कवरेज ओवर द एंटायर पेपर। इसमें एमक्यूबी, पीटीपी, स्कैनर वगैरह सब मैं करवा रहा हूं भाई। आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक फ्री टू डाउनलोड है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखना। रिस्की प्रपोजल्स का काम यहाँ पे अपडेट का होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।